अब देखिए, हम लोग आते हैं, वही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही आगे बढ़ रहा है। और इसमें जो 5 किंगडम सिस्टम था, इसमें 5 किंगडम ऐसे हैं। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड लास्ट एनिमेलिया। एक चीज और है, हम लोग कहते हैं क्या, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो एक और इंपॉर्टेंट फीचर शो करता है, ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक्स है क्या, टैक्सोनॉमी है क्या, वो कहना चाहता है कि हम जो टैक्सा को अरेंज करते हैं, जैसे ऐसे तो हो गया हमारा फाइलम, क्लास, ऑर्डर, है ना, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये तो टैक्सा हो गए, पर ये सभी टैक्सा किस में पाए जा रहे हैं, एक किंगडम में। तो किंगडम्स को पहले अरेंज करना हो, उसके बाद तो फिर टैक्सा को अरेंज करेंगे। तो इस सिस्टम में इस बात का भी ध्यान में रखा गया है कि इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड में कौन पहले आए और कौन बाद में। इसलिए हैप्पैजार्ड वे में, मतलब जैसे तैसे अरेंजमेंट के दौरान एनिमल को मोनेरा के पहले या प्रोटिस्टा को फंजाई के बाद में ऐसे नहीं अरेंज किया गया। इनके पीछे, इनको इस तरीके से सजाने के पीछे एक वैलिड रीजन है, एंड दैट रीजन इज कि वो इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड पे कौन पहले आए उनको पहले जगह दिया, राइट। सो एक इंपॉर्टेंट फीचर यहां देते हैं, दिस 5 किंगडम, इन शॉर्ट K फॉर किंगडम, क्लासिफिकेशन सिस्टम is also a natural system of classification because it not only takes care of the kind of organisms morphology यानी एक्सटर्नल फीचर, but also many cytological properties along with a phylogenetic relationship among the organisms. ये इसकी स्पेशलिटी है और इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसमें कई सुधार किए गए, उतने लिखने का जरूरत नहीं, बट मस्ट बी अंडरस्टैंड टू गेट दिस थिंग्स। फंजाई को व्हिटेकर ने इसीलिए प्लांट में से अलग किया क्योंकि प्लांट का बेसिक प्रॉपर्टी था, दे ऑल आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, ये हेटेरोट्रॉप नहीं है। तो फंजाई थे टोटली थ्रू आउट हेटेरोट्रॉप्स, और वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम सैप्रोफिटिक, कुछ थे पैरासिटिक, ठीक है। तो पैरासाइट और सैप्रोफाइट को कैसे हम लोग ऑटोट्रॉप पे रखेंगे, किसी भी हालत में नहीं रख सकते। दूसरा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लांट्स, है ना, लोअर प्लांट्स में देखिएगा स्पोर टाइप फॉर्मेशन होता है, जैसे आपको मिलेगा एल्गी में,
लेकिन फंजाई में थ्रू आउट जो भी लोअर ग्रुप के फंजाई थे और एडवांस ग्रुप के फंजाई, उन सबों में पाया गया कि थ्रू आउट दे फॉर्म स्पोर्स, चाहे वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, दे आर डूइंग दिस बाय मेकिंग स्पोर्स। और फिर वो स्पोर जर्मिनेट करते थे नए फंजाई के फिलामेंट को प्रोड्यूस करने के। ये चीज प्लांट्स में हम लोग नहीं पाते। ये भी एक बेसिक डिफरेंस था उनके बीच में। तीसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस उनके बीच में देखा गया साइकोलॉजिकल बेसिस पे, वो था क्या, प्लांट के सेल्स पूरी तरीके से एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं, उनके बीच में प्रॉपर सेल वॉल फॉर्म्ड होता है। सेल डिवीजन तब तक कंप्लीट नहीं होता, सेल डिवीजन पढ़े आप लोग, पढ़े सेल डिवीजन यूनिट 3, अच्छा 9 में पढ़े, तो उसमें देखेंगे सेल डिवीजन पढ़ेंगे जब, तो उसमें आपको मिलेगा कि प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, तब तक सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस नहीं हो। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म डिवाइड कब होगा, जब दोनों के बीच में, दोनों बड़े से सेल जो है, हाँ, उनके बीच में जब तक कंपार्टमेंट कंप्लीट नहीं होगा वो डिवाइड नहीं होंगे। पर फंजाई में सेल डिवीजन में केवल और केवल मोस्ट ऑफ द टाइम कैरियोकाइनेसिस होता है, सेल प्लेट इनकम्प्लीट या सेल प्लेट फॉर्मेशन होता ही नहीं, इसलिए वो सिंगल सेलुलर जैसा लगते हैं एक्चुअली मल्टी सेलुलर। पैरामीशियम में, पैरामीशियम में दो दो न्यूक्लियस हैं, वेजिटेटिव और जेनरेटिव, और वो बाइनरी फिजन करने के बाद साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होगा तो एक साथ कई पैरामीशियम यूनिफाइड दिखाई देंगे। पैरामीशियम कहीं आप उसको प्लाज्मोडियम से मिक्सअप तो नहीं कर रहे? तो एक बात बताइए, प्लाज्मोडियम अगर मल्टीपल फिजन करी, कुछ भी डिवीजन अगर कर रहा है, तो आपको क्या लगता है सब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में रहते हैं, सभी पैरासाइट? क्यों? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ ना, साइटोप्लाज्म अलग होगा तो अलग अलग पैरासाइट सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर में आएंगे, वो चीज फंजाई में नहीं होता। सेल डिवीजन हो रहा है लेकिन सभी सेल्स एग्रीगेटेड है, और इस तरह का स्ट्रक्चर कहलाता है फिलामेंट, इसीलिए उनके बॉडी स्ट्रक्चर को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। ये प्लांट की कैरेक्टर नहीं है, इसलिए भी इन सभी प्रॉब्लम्स के वजह से व्हिटेकर ने फंजाई को अलग किया, किंगडम प्लैंटिनेस। तो ये प्रूफ करता है कि किस तरीके से हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम उस समय, जिस समय 1969 में दिया गया था, वन ऑफ द मोस्ट अपडेटेड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन था। अभी भी समय के साथ जो इसके बायोलॉजिस्ट है, वो जिन्हें कहा जाता है डाइवर्सिटी एक्सपर्ट्स, है ना, वही इसमें वर्क करते हैं, और टाइम टू टाइम जैसे जैसे नए प्रॉपर्टीज, नए कैरेक्टर्स पता चलते हैं, वैसे ही इंटरमिंगलिंग, एक दूसरे से मिले हुए जो ऑर्गेनिजम्स है, गलती से एक ही ग्रुप में रखे गए, उन्हें धीरे धीरे सेपरेट करके अलग ग्रुप में रखे जाते हैं। इसीलिए कभी कभी नए क्लास बनते हैं, कभी कभी एक से अधिक क्लास मिक्स होकर नए क्लास में फॉर्म कर जाते हैं। बहुत सारे क्लासेस फ्यूज होके एक नया क्लास बनता है, कई बार एक ही क्लास कई हिस्सों में डिवाइड भी होता है। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, जैसे जैसे हमारा नॉलेज अपडेट होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो ये पांचों डिवाइड किए गए आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, इनके बीच में जो मेन बेसिक 5 प्रॉपर्टीज देखे गए वो थे सेल टाइप, सेल वॉल टाइप, फिर देखे गए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर देखे गए, और क्या क्या है, न्यूक्लियस,
ये सीरियल 1, ये सीरियल 2, ये सीरियल 3 ऊपर में आ गया, ये सीरियल 4, और क्या है एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा करते हैं, न्यूक्लियस टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड नंबर 5 न्यूट्रिशन। इनके बेसिस पे इन्हें अलग किया गया। अब देखिएगा सेल टाइप में विशेषता क्या है। मोनेरा के लिए अगर हम लोग एम ले लें, प्रोटिस्टा के लिए पी, फंजाई के लिए एफ, प्लांटी के लिए पी एल, एनिमेलिया के लिए ए। हमारे लिए आसान हो जाएगा ये कोडिंग कर दे तो। उस वाले क्लासरूम में ना मिटाने वाला कपड़ा रह गया। तो सेल टाइप फॉर मोनेरा ये होते हैं प्रोकैरियोटिक, और यहां से यहां तक जितने हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सभी यूकैरियोटिक। कितना सिस्टमेटिक है देखिए। सेल टाइप में ही हम बाइफरकेट कर लिए भाई ये मोनेरन्स हैं, और बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल वाले। तो ये बाकी चारों जो फाइलम है, सॉरी बाकी चारों जो किंगडम्स हैं वो हो गए यूकैरियोटिक सेल वाले। अब सेल वॉल टाइप तो आप पाएंगे मोनेरा में ऐसे जितने भी यू बैक्टीरिया हैं, मॉडर्न बैक्टीरिया, उसमें आपको सेल वॉल के कंपोजिशन में मिलेगा पेप्टिडोग्लाइकेन। एक कंबाइंड टर्म है, वो दरअसल कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स के मिक्सअप होने से बनते हैं। ठीक है, तो मोनेरा में मिलेगा ये पेप्टिडोग्लाइकेन का, यानी ये शुगर एंड एमिनो एसिड कॉन्जुगेट हैं। अगर आप प्लांट का देखेंगे तो ये मिलेगा सेल्यूलोजिक, मोस्ट ऑफन सेल्यूलोज रहेगा ही। अगर फंजाई का देखेंगे ये मिलेगा काइटिन का, और काइटिन को बहुत जगह देखिएगा लिखा हुआ मिलता है फंगल सेल्यूलोज, ये काइटिन का मिलेगा। सॉरी पी फॉर प्रोटिस्टा था ना, पी फॉर प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में some have cellulose, rest have pellicle and not cell wall. फंजाई में काइटिन, पीएल फॉर प्लांट, प्लांट में आपको मिलेगा सेल्यूलोज, और एनिमल्स इसमें एब्सेंट, इसमें सेल वॉल होता नहीं। पर ब्रॉडर टर्म में आप जब एनिमल सेल्स का स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा सेल वॉल तो नहीं है, तो फिर इतना स्ट्रेस कैसे सहता है? तो उसके पीछे है दे हैव ईसी। ईसी का मतलब है ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एंड सीएस, साइटोस्केलेटन। ये सेल के अंदर नेटवर्क है और ये सेल के बाहर नेटवर्क है। ईसीएम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, और सीएस ये है
साइटोस्केलेटन, और सेल वॉल इनमें नहीं होते। नाम से ही पता चल रहा है सेल के बाहर रहने वाले एक्स्ट्रा यानी आउटसाइड, और ये साइटो यानी सेल के अंदर का साइटोस्केलेटन। तो ये सपोर्ट करते हैं एनिमल सेल को। तो अगर हम सेल वॉल टाइप पर आए, यहीं पे पांचों के बीच में डिस्टिंक्शन हो जाएगा। तो दो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सफिशिएंट है कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म, पांचों तरह के ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए। लेकिन स्लाइट ओवरलैपिंग है। जैसे देखिए, ये प्रोटिस्टा और यहां प्लांट सेल। प्रोटिस्टा के कुछ सेल में सेल्यूलोज पाए जा रहे हैं और प्लांट में सेल्यूलोज है, यहां पे ओवरलैपिंग है। ठीक है। और पहला प्रॉपर्टी अगर सेल टाइप देखें तो ये भी यूकैरियोटिक और ये भी यूकैरियोटिक, यहां पे समानता हो गई। फिर कैसे उनके बीच में डिस्टिंक्शन करेंगे, आगे के तरफ चलते हैं। न्यूक्लियस, ये रो पूरा कर लीजिए, इसको मिटाएंगे क्योंकि जगह कम है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप स्टिकी नोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए बना बनाया आपके पास चार्ट है, तो जो एक्स्ट्रा हुआ उसको वहां पे पॉइंट देके नोट कर लीजिए, आपका टाइम बचेगा और इफेक्टिव स्टडी होगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पढ़ना तो एनसीईआरटी बुक ही है ना। तो क्लैरिफिकेशन वही मिलते चले, आपके लिए ज्यादा अच्छा। और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ओके, ऊपर का मिटाएं। हो गया।
अभी भी प्लांट और कुछ प्रोटिस्टेंस में कैरेक्टर ओवरलैपिंग है। अब आते हैं न्यूक्लियस टाइप पे। प्रोकैरियोट में क्या होगा? एब्सेंट, माइनस कर दीजिए, नहीं होते। और इन सब में प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। तो न्यूक्लियस टाइप के आधार पे भी अभी भी जो ओवरलैपिंग था, है ना, कुछ प्रोटिस्टेंस के बीच में और प्लांट सेल्स के बीच में, अभी भी वो क्लियर नहीं हुआ। आगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मोनेरा का सेलुलर टाइप है, ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, या इन्हीं को ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, यूनिसेलुलर भी कहते हैं। तो इनका पूरा बॉडी एक ही सेल का बना हुआ है। और प्रोटिस्टा ये भी सेलुलर लेवल है। और ये आपको मिला एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन, क्योंकि प्लांट में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे ये मल्टी सेलुलर है, और फंजाई ये भी मल्टी सेलुलर है, लूज टिश्यू टाइप। मल्टी सेलुलर ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और एनिमल्स तो और आगे बढ़ जाते हैं, ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेन सिस्टम, लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यहां से क्लियर कट डिस्टिंक्शन हो जाता है इनके बीच में। अब रहा लास्ट प्रॉपर्टी, न्यूट्रिशन। तो मोनेरा में बड़ा वेरिएशन है। सम आर फोटो ऑटोट्रॉपिक, some are chemoautotropic, many are heterotropic। और हेटेरोट्रॉपिक में भी कुछ पैरासिटिक हैं और कुछ सैप्रोफिटिक हैं, कुछ फ्री लिविंग। ठीक है, तो ये मोनेरन्स के कैरेक्टर हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन। जब आप प्रोटिस्टा को देखेंगे, ये ऑटोट्रॉपिक भी हैं लेकिन फोटो ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक। आगे जब इसका आप डिवीजन देखेंगे, इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया तो आपको मिलेंगे स्लाइम मोल्ड्स, वो पूरी तरह से सैप्रोफिटिक है, डिकेइंग एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। फिर आपको पैरासिटिक भी मिलेंगे, बहुत सारे प्रोटोजोन है जो डिजीज कॉज करते हैं, तो ये पैरासिटिक भी है। बहुत सारे हैं जो फ्री लिविंग रहते हैं, जैसे अमीबा, मोस्ट ऑफन पानी में ऐसे ही रहता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर ये बॉडी इंटरनल में आ गया तो फिर ये पैरासिटिक हो जाता है, यानी ये ऑपर्चुनिस्ट पैरासाइट है। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, फ्री लिविंग कंडीशन में रहता है, और अगर इसे अपॉर्चुनिटी मिला तो ये पैरासिटिक बन के हमारे बॉडी में रहता है। तो इनमें भी वेरिएशन है, कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, रेस्ट आर हेटेरोट्रॉपिक। अब है फंजाई, ये टोटली हेटेरोट्रॉपिक हैं।
और हेट्रोट्रॉपिक में ये या तो डिकम्पोजर या सैप्रोफिटिक है, अदरवाइज ये पैरासिटिक है, क्योंकि अपना भोजन तो बना नहीं सकते खुद से, तो दूसरों पे डिपेंड करना ही होगा, तो हेट्रोट्रॉपिक तो हो ही गया। अब हेट्रोट्रॉपिज्म में क्या शो करेगा, या तो किसी में से भोजन ले लेगा, बदले में वो बीमार पड़े या ना पड़े उससे इसको कोई अंतर नहीं करता, इसे अपना भोजन चाहिए। फॉर दैट ये पैरासिटाइज करता है, दूसरे को होस्ट बनाकर खुद गेस्ट बनता है, न्यूट्रिशन लेता है, बदले में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन उसमें फैला तो फैलता है। तो पैरासिटिक मोड भी शो करता है ये, और साथ ही साथ सैप्रोफिटिक भी होता है। बहुत सारे फंजाई हैं जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिग्रेड करते हैं, इस तरीके से उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलता है। अबाउट द प्लांट्स, दे आर फोटो ऑटोट्रॉपिक। लेकिन एक्सेप्शन पे कुछ ऐसे प्लांट्स भी मिलते हैं ड्यू टू सम म्यूटेशन, उनके पूरे के पूरे क्लोरोफिल नष्ट हो चुके हैं। if you are an autotroph and you have non-functional chlorophyll, to survive what shall you do? अब क्या करेंगे, दूसरे से भोजन लेंगे। तो इसलिए वो जो है वो प्लांट की तरह तो है, सारा रूपरेखा गुण धर्म सब ऐसा ही है, लेकिन अपने सकर्स को इंट्रोड्यूस करके बड़े प्लांट में से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये नहीं कि वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है, सीधे उसके फ्लोएम से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कर, तो वो टोटली पैरासिटिक हो जाते हैं। बट उनका बेसिक नेचर वो नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक म्यूटेशन के कारण उनमें क्लोरोफिल प्रॉपर नहीं होती। अदरवाइज बाकी जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी आपको फोटोऑटोट्रॉप मिलेंगे। फॉर द एनिमल्स, ये निगल के खाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं सभी के सभी हेटरोट्रॉप, कोई भी ऐसा नहीं है जो ऑटोट्रॉप हो सकता है, नेवर। इनका मेजर यानी मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉफ, एंड इन हेटरोट्रॉपिज्म दे शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, निगल के खाने। हेटेरोट्रॉफ, होलोजोइक। अब आप नोट कर सकते हैं या कुछ आप ऐड करना चाहते हैं अपने टेबल में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद चलेंगे हम लोग किंगडम मोनेरा की तरफ। हो गया यहां तक? जनरल प्रॉपर्टीज। सिंगल सेलुलर, न्यूक्लियस एब्सेंट, सो प्रोकार्योटिक, देयर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम की हैसियत क्या है, ये है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक तो हम इनहेरिट करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है, और इस इनहेरिटेंस का इसको बेनिफिट क्या मिलता है, इसमें कोडेड मैसेज के रूप में
सभी इंफॉर्मेशन रहता है कि सेल अपना लाइफ कैसे लीड करेगा। तो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इसमें मोड ऑफ एक्शंस कोडेड रहते हैं। ये इंपॉर्टेंस है जेनेटिक मटेरियल का। दैट इज व्हाई ए क्रोमोसोम इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर ए सेल टू बी अलाइव। लिविंग रहने के लिए उसमें इसका जरूरत पड़ता है। तो देयर क्रोमोसोम स्टेज इन द साइटोप्लाज्म। इनके क्रोमोसोम के लिए अलग कोई सेपरेटेड स्पेस नहीं है, ये साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। द एरिया वेयर it is present in cytoplasm appears dense, गाढ़ा दिखाई देता है। This is called न्यूक्लियोइड। इनमें न्यूक्लियस नहीं होते, न्यूक्लियोइड पाए जाएंगे। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म का वो प्लेस है, वो स्पेस है जो कि न्यूक्लियस की तरह बिहेव कर, राइट। देयर chromosomes are circular DNA molecule organized with the help of proteins, non-histone। non-histone प्रोटीन के मदद से ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखता है। और इसके क्रोमोसोम की खासियत है, इसमें जो डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर होता है। इसी पे आप एट ए टाइम बता दिए कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, वो भी सर्कुलर टाइप, यानी दोनों एंड्स एसोसिएटेड होते हैं। नीचे मिटा दें, हो चुका है। रेस्पिरेशन एनाएरोबिक, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। बट यही पहले जोड़े, सम आर हाईली ऑक्सीजन सेंसिटिव। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सेंसिटिव है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो या तो डिग्रेड कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर अपने आप को छिपा लेते हैं बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। तो इस तरीके से वो ऑक्सीजन का मुकाबला करते हैं। बट सम आर ऑक्सीजन टॉलरेंट एंड few can use oxygen to some level। कुछ हद तक यूज करते हैं, उसके बाद उसे कंप्लीट यूज नहीं कर पाते, उतना सिस्टम उनमें डेवलप नहीं किया। इसलिए इनको जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रह जाते हैं या ऑक्सीजन को कुछ हद तक यूज कर जाते हैं, उन्हें हम लोग ऑक्सीजन टॉलरेंट कहते हैं। यानी ऑक्सीजन उसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी वो
ग्रो एंड सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन कुछ हैं जो बिल्कुल सेंसिटिव हैं, बिल्कुल ही ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं चाहिए, और अगर ऑक्सीजन आया तो वो वैनिश हो जाता। दिस इज द रीजन, क्योंकि वो सेंसिटिव है। नंबर 4, न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक, अब इसमें दो पार्ट है, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। ऐसा कहने का मतलब है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कैन डू फोटोसिंथेसिस, सो कैन यूज लाइट, और ये रिलीज करेंगे ऑक्सीजन। और इसका इंपॉर्टेंस ये है, दुनिया में पहली बार जब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के रूप में फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, जिन्हें हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इसने समय के साथ पूरे एनवायरनमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट बदल दिया, नेचर बदल दिया। दे टर्न्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ फ्रॉम रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग। पहले फ्री ऑक्सीजन आपके एयर में नहीं थे। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मटेरियल होता है किसी भी प्लैनेट पे या किसी भी स्टार में, और ये इवोल्यूशन में मिलेगा आपको एनर्जी के फॉर्म में। यहां पे बिजली चमकता था, लाइटनिंग होता था, उसमें इतना पावर होता है, इतना एनर्जी होता है कि वो किसी भी अनहैपनिंग रिएक्शन को भी पॉसिबल कर देता है। इसलिए हाइड्रोजन की अधिकता के कारण जितने एलिमेंट फ्री फॉर्म में थे अर्थ क्रस्ट के ऊपर, वो सभी हाइड्रोजन से रिएक्शन कर चुके थे। और जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनेगा? वाटर। तो फ्री ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मर्ज करके, है ना, वाटर के फॉर्म में था। तो इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स का इंपॉर्टेंस है, दे आर द वन दैट were able to use water as a source of oxygen, and I mean water as a source of hydrogen, not oxygen, and as a byproduct they released oxygen. और इस तरह से ओवर टाइम धीरे धीरे वाटर ब्रेक डाउन होके उसमें से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ही जाएगा, और जाएगा कहाँ? इसलिए क्या हुआ, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, और ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर होने के कारण बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो कंप्लीटली एनारोबिक थे, जो ऑक्सीजन टॉलरेंट थे ही नहीं, सेंसिटिव थे, उनको छिपना पड़ा, और वर्ल्ड, पृथ्वी बदलने लगी। सो दे स्टार्टेड, एक तरह से आप कह सकते हैं, काइंड ऑफ इवोल्यूशन। तो इसलिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंस है इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड के हिसाब से। So they can do photosynthesis, so can use light, release oxygen, called cyanobacteria. और इस साइनोबैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस ये था कि एक खास बात है, मोनेरा में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, यानी कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होते। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की प्रॉपर्टी है वो इसमें है, जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। तो इनमें मेसोसोम्स होते हैं, वो इनर फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब हम लोग बैक्टीरियल सेल देखेंगे उसमें मिलेगा। तो मेसोसोम्स जो है, अगर वो और आगे बढ़े और उनके दोनों एंड्स फ्यूज कर जाएं, तो एक वेसिकल की तरह फंक्शन कर सकते हैं, और उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं। फोटोसिंथेसिस करेगा बिना क्लोरोफिल के होगा? तो क्लोरोफिल इज एसेंशियल, सो दे हैव एज ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल इन देम।
और क्लोरोफिल जिस जगह पे रहता है वो एरिया एक वेसिकल से घिरा रहता है और उस जगह को हम लोग कहते हैं क्रोमेटोफोर, जो कि एक्चुअली में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को कंटेन करता है. दे हैड या दे हैव chromatophores containing क्लोरोफिल ए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है ना. और कीमोऑटोट्रॉफ, they use chemicals to break down them and released chemical energy is used by them for living. इनमें केमिकल्स को ब्रेक करके उससे केमिकल एनर्जी रिलीज करके उस केमिकल एनर्जी से अपना लाइफ कंटिन्यू करने का कैपेसिटी होता है. और ये क्या करते हैं, ये लाइट एनर्जी को यूज करके अपना लाइफ कैरी ऑन करते हैं. ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. हम्म.
हो गया? साइनोबैक्टीरिया ना, तभी तो है साइनोबैक्टीरिया। फिर वो फंजाई, फंजाई कभी फोटो ऑटोट्रॉप हो सकता है? तो जी, ब्लू ग्रीन एल्गी पहले कहते थे, पर उस गलती को सुधार लिया गया है। दे आर नॉट एल्गी एक्चुअली, they have photosynthetic pigments that appear either blue color or green color or in between them. That is why they are called like blue green algae in the initial days, and it was thought that these are the single cellular plants because photoautotropism is bound to the plant only. But after going through their cytoplasmic characters, their cellular cell wall characteristics, now the scientists have come to know, no, this was a bacteria. Thereafter, they removed them from plants, made them entry into the Monera. तो ये शफलिंग होते रहता है, जो आपको पहले बताया कि देखिए कई बार होगा एक ही क्लास में से नए क्लासेस बाइफरकेट करके बनाए गए, कई बार देखिएगा कई क्लासेस को मिक्स करके एक नया क्लास बनाया, पुराने क्लासेस एबोलिश कर दिए। तो रीजन है हमारे पास जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जितने जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है, वैसे वैसे हम अपनी गलतियों को कम करते हैं और परफेक्शन की ओर जाते हैं। बट स्टिल अभी भी जो हमारे पास लेटेस्ट है ना क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो उसमें भी कुछ गुंजाइश है सुधार का। तो ये हमेशा चलता रहने वाला प्रोसेस है, एब्सोल्यूट नहीं हो पाता कि यही है, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। सो another important property number 5, they have no membrane bound structures and so don't have division of labor. इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। नंबर 6, reproduction, asexual, binary fission. Sexual reproduction is absent, but actions can have the effect of sexual reproduction. These are conjugation, transduction, and ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 मेथड्स हैं जो बैक्टीरिया के अंदर चलते हैं, मोनेरन्स के अंदर चलते हैं। ऑल मोनेरन्स और बैक्टीरिया उनके अंदर होते हैं और इनका इफेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होता है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अल्टीमेट एम है वेरिएशन क्रिएट करना, है ना। तो वो वेरिएशन इंट्रोड्यूस होता है इन तीनों के मदद से। दैट इज व्हाई दे आर टेकन अप एज ए मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट एक्चुअली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज द स्पेशलिटी। ठीक है, यहां तक होने के बाद इस तरफ तो हो ही चुका, अब आएंगे इसके क्लासिफिकेशन में।
इस चैप्टर की एक विशेषता आपको बता दें, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इनमें ग्रुप्स, सब ग्रुप्स और एग्जाम्पल्स बढ़ते जाएंगे। तो आपका पहले दिन से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ड्यूटी होगा, एक अलग कॉपी रखिए, उसमें ग्रुप्स लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे, ग्रुप्स लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे और इसको रिपीट करेंगे। क्योंकि जब आप ये यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे तो आपके पास 150-200 एग्जाम्पल्स होंगे। तो एक बार में उसको याद करने जाइएगा, इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और फिर आपको लगेगा ये चैप्टर बहुत खराब है, ये यूनिट नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है और दूसरे चैप्टर्स के साथ मिक्स करके आता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रेगुलर रहिएगा रिवीजन में, रिपीटेशन में। और जब तक आप लिख के नहीं याद कीजिएगा नहीं होगा, इसलिए आपको लिखना ही पड़ेगा। पहले ही दिन बता दिए, फिर जब पूछा जाएगा बोलिएगा नहीं कि हमको नहीं याद है। सबके लिए ये बात लागू होगा, ये नहीं कहेगा हमको तो नहीं बोले। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। देखिए बुक में लिखा तो है, पर उसको अगर आप और चार्टिफाई सिस्टमेटिक कर लेते हैं तो आपको याद रखने में आसानी होगी। मोनेरा इसको दो पार्ट में बांटा गया, आर्किया, यू बैक्टीरिया। यू मतलब होता है कंप्लीट, न्यू, इन टर्म्स में यूज होता है। बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है। और आर्किया, आप देखते होंगे बहुत सारा एप्स यूज करते हैं, उसमें दिखता है आर्काइव। आर्काइव मतलब होता है ये पुराना है, इसे अब हम यूज नहीं करेंगे, इसे वहां डाल देते हैं। जो रिसेंट है, करंट है, उसको हम लोग सामने रखते हैं। तो ये भी पुराने हैं, दिस आर द ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, ये ग्रुप। अब आर्किया को ऐसे तो बहुत पार्ट में बांटा है, हमारे बुक के अनुसार हम लोग तीन ही ग्रुप के आर्किया को देखेंगे। एक है थर्मो एसिडोफिल्स, हैलोफिल्स एंड मिथानोजेंस। यू बैक्टीरिया, इन्हें हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में फिर दो पार्ट, फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, और हेटेरोट्रॉफ में एक्टिनोमाइसेट, एंटेरो बैक्टीरिया, स्पाइरोकेट्स, माइकोप्लाज्मा, एटसेट्रा। बहुत है, 3-4 हम लोग रखते हैं ग्रुप। ये ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिकली इनके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसीलिए इनको हम लोग शामिल करते हैं। ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है,
पर हम लोग कोशिश करेंगे इसको केवल और केवल कन्फाइन करें एनसीईआरटी तक, ज्यादा बढ़ाना नहीं है। पहले ये नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया? वन बाय वन thermoacidophils. Thermo means heat, acido means acid, phils या files means loving. तो ब्रेक करने के बाद वर्ड को इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर यानी हीट और एसिड ये दोनों पसंद करते हैं अपने सराउंडिंग में, तभी ये सरवाइव करते हैं। तो इन सिचुएशंस में रहने के पीछे रीजन क्या है? यही कंडीशन है जिसमें वो पनपे थे, और ये इसीलिए ये सभी ग्रुप, ये जो आर्किया है, ये आर्किया जो है एक्सट्रीमोफाइल इसीलिए कहलाते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स, तो एक्सट्रीमो कहने का मतलब होगा एक्सट्रीम, और वेरी हाई या जिसे ह्यूज कह सकते हैं, और फाइल्स लविंग, यानी कि आर्किया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के एक्सट्रीम को पसंद करते हैं। जैसे हीट, हम लोग गर्म प्रदेश में रहना चाहते हैं, इसका मतलब थोड़े कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके रहने लग जाए। गर्म प्रदेश मतलब हमारे लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 30 के बीच में होता है। ये गर्म मतलब समझते हैं 80-90, वेरी हाई टेम्परेचर, उस पे जाके रहते हैं। यूजुअली अगर वैसा चीज गर्म दूध 70-80 डिग्री का टेम्परेचर का है, अगर उसको छू लीजिए अगर, तो कई बार हो सकता है कि उंगली पे, है ना, या हाथ पे जलन हो जाए, बर्न इंजुरी हो सकती है। बट दे इजीली सर्वाइव इन दैट कंडीशन बिकॉज दे हैव ओरिजिनेटेड इन दैट वे। और ऐसा क्यों है?
आर्किया के पीछे रीजन क्या है कि वो इस तरह का क्लाइमेट कंडीशन क्यों पसंद करते हैं? रीजन क्या है? ये दिखाता है कि जिस समय अर्थ मतलब फॉर्म हुआ था, मैन्युफैक्चर नहीं, क्रिएट हुआ था, उस समय अर्थ का कंडीशन क्या रहा होगा? वेरी हाई हीट कंटेंट। पर समय के साथ धीरे धीरे ये ठंडा होता चला गया, क्योंकि स्पेस में एक्सट्रीम कोल्ड है। इसलिए एक अगर गर्म आग का गोला है, दूसरे से तो हीट तो स्पेस ले ही जाएगा, इसलिए कन्वेक्शन के द्वारा हीट लॉस होने लगा। जैसे जैसे अर्थ ठंडा होने लगा, वैसे वैसे क्या हुआ? टॉरेंशियल रेन, लगातार हजारों साल तक बारिश होती रह गई। हजार तो कम बोल दिए, लाखों साल लगातार बारिश हुई होगी। तो उन कंडीशंस में, उन एडवर्स कंडीशंस में जिसमें अर्थ स्टेबलाइज हो रहा था, लगातार वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, आज ही सेंट पे हुआ, कल उस सेंट पे हुआ, तो इमेजिन कीजिए अर्थ का सरफेस कैसा रहा होगा। वैसे कंडीशंस में जब अर्थ स्टेबलाइज होने की स्थिति में था, तब जाके आर्किया पनपे, बिकॉज अर्थ में बहुत एनर्जी था और उस एनर्जी से किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन पॉसिबल था। तो on that tune they got their life, they got birth. So that is why till the, जैसे अभी आपको बताए कि साइनोबैक्टीरिया, उनके अराइवल के पहले तक अर्थ का क्लाइमेटिक कंडीशन कंप्लीटली एनारोबिक था। तो एनारोबिक कंडीशन और ये एक्सट्रीम कंडीशंस, इनको वो पसंद करते थे। आज ये कंडीशंस जहां उन्हें अवेलेबल होते हैं, वहां पे ये पाए जाते हैं। तो कहते हैं हॉट वेंट। हॉट वेंट मतलब कहीं कहीं पे आप देखिएगा ऐसे जगह मिलेंगे जहां पे गर्म पानी आपको मिलेगा, वेपर जैसा ये अपीयरेंस होगा। और यूजुअली ऐसा तब होता है जब नीचे में सल्फर का ओर हो और ऊपर में कोई नेचुरल पॉन्ड बन गया है। तो वैसे जगहों पे हाई टेम्परेचर आपको हमेशा मिलता है। रीजन क्या है? सल्फर वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड H2S गैस बन रहे हैं, फिर वो वाटर से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, और इनके मदद से सल्फ्यूरिक एसिड वापस में फ्री सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड और H2S में टूट रहे हैं। तो ये थर्मोएसिडोफिल्स अपना लाइफ लीड करने के लिए केमिकल्स का यूज करते हैं, और वो भी एसिड या सल्फर रिलेटेड कंपाउंड्स। तो उनको रिड्यूस करके अपना एनर्जी ऑक्सीडाइज करके अपना एनर्जी गेन करते हैं। कि ऑक्सीडेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? टूटते हैं बॉन्ड्स। तो बॉन्ड टूटेगा, केमिकल एनर्जी रिलीज होगा, दैट केमिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय देम फॉर देयर लिविंग। हम बार बार ये बात बोलते हैं कि दे आर यूजिंग दिस एनर्जी फॉर देयर लिविंग। हाउ? one chemical energy, one sort of chemical energy is converted into another form of chemical energy, because from the law of thermodynamics we know, आप आगे पढ़ेंगे, कहता है एनर्जी cannot be created not destroyed, it can only be transformed from one form to another। सीधा। तो इनका जो फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो एक सॉर्ट ऑफ केमिकल एनर्जी से जो बॉन्ड से केमिकल एनर्जी रिलीज हुआ, उसको दूसरा केमिकल कंपाउंड एटीपी में कन्वर्ट करता है, यानी एटीपी फॉर्मेशन में यूज करता है। और एटीपी को एक रेडीमेड सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह कोई भी सेल फ्रॉम आर्किया टू ह्यूमन यूज करते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, और उन बॉन्ड्स के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज होता है, that could be utilized to drive some difficult processes that is not possible on its own। वो खुद से अपने से होने लायक नहीं है, उन्हें ड्राइव करने के लिए, उन्हें कंप्लाई करने के लिए वो एटीपी ब्रेकडाउन करते हैं। सो दैट इज व्हाई दे मस्ट हैव सम सोर्स ऑफ एनर्जी की एटीपी फॉर्म करें। तो दे यूज दिस एसिड एंड हीट कंटेंट टू फॉर्म देयर एटीपी। They are acid and heat loving bacteria survive there due to adaptation
they use the acids to break them and the released chemical energy is used for ATP synthesis. ये एक प्रकार के एक्सट्रीमोफाइल हो गए, एक्सट्रीम कंडीशन में रह रहे हैं, यूजुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहां नहीं रहते। इनका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं थर्मोफिलस एक्वेटिकस। ये एक बैक्टीरिया है, is a bacteria that lives at temperature around 70 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज्यादा पे रह सकता है। इसका क्यों यहां जिक्र हुआ? बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स। It is useful for molecular biology। अभी यहीं तक रखे, इससे ज्यादा इस थर्मोफिलस एक्वेटिकस के बारे में नहीं बताएंगे, वो जरूरत पड़ेगा हम लोग को 12th में। तो बेस तो बनना चाहिए, दिस इज वाई। नहीं, यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक क्लास आप लोग का 9:45 से। हाँ सर। हैलोफाइल्स, हैलो मतलब होता है सॉल्ट, फाइल्स again loving. So these are the bacteria that survive in high salt concentration. कम कर दीजिएगा तो they won't survive. इसलिए वो ऐसे जगहों में पाए जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हो। These archaea are found in water, बात नहीं करना है, having very high salt concentration, such as in Dead Sea. सबसे ज्यादा डेंसिटी वाटर का कहां है? डेड सी के वाटर में। यह हाईली सैचुरेटेड है, पूरी तरह से सॉल्ट से सैचुरेटेड। अब इसमें अगर सॉल्ट ऐड करने की कोशिश कीजिएगा तो सॉल्ट प्रेसिपिटेट कर जाएगा, तो ऐड नहीं होगा। जितना वाटर में कैपेसिटी है सॉल्ट को होल्ड करने का, वो सारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ऑफ वाटर यूज हो चुके हैं सॉल्ट से। अब इसमें कोई खास जगह नहीं है। तो देखिए, हम लोग कहते हैं ना वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है, तो अगर कोई चीज वाटर में डिसॉल्व रहता है तो होता क्या है, उसका गायब कैसे हो जाता है? जैसे पानी में अगर आप चीनी मिलाइएगा और मिला दीजिएगा, थोड़ी देर के बाद चीनी दिखता नहीं है, गया कहां? जादू थोड़ी है कि गायब हो गया। हम लोग कहते हैं मिक्स हो गया, मिक्स होके गया कहां? क्यों नहीं दिख रहा है? ऑक्सीजन में घुल जाता है। आपको तो नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड करना चाहिए। ग्लूकोज है ऑक्सीजन में डिसॉल्व हो गया और पानी से गायब हो गया, है ना?
यहाँ से रिकमेंडेशन जाना चाहिए, इतना बड़ा डिस्कवरी हुआ, आज तक किसी को नहीं पता था। नहीं, और ऊपर से बोल भी रहे हैं चलिए अब चर्चा का विषय हो गया कि हमको तो नोबेल मिलेगा। वाटर के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं उनमें जाके ये मॉलिक्यूल्स जो वाटर लविंग होते हैं, यानी या तो वो आयंस हो या पोलर हो, वो मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ वाटर में जाके सेटल कर जाते हैं। तो आप तो उसमें वाटर में ऑक्सीजन डाल दिए, ऑक्सीजन और वाटर तो अलग अलग चीज है ना। हाँ, तो मान लीजिए आप गलत हैं। अब देखिए यहां, तो इस वाटर की स्पेशलिटी क्या है, ये 100% सैचुरेटेड विथ सॉल्ट रहता है। और ऐसे जगह पे क्यों ये बात इंपॉर्टेंट था कि इसका ऑक्सीजन के साथ क्या लेना देना है। जब ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं कि वाटर में डिसॉल्व्ड है, इसका मतलब क्या, वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में ऑक्सीजन जाके बैठा हुआ है, राइट, तभी वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रहा है। अब आप सोचिए, वाटर के बीच का स्पेस अगर सॉल्ट ने ऑक्युपाई कर लिया, इज देयर एनी स्पेस लेफ्ट वेयर द ऑक्सीजन कैन बी टेकिंग इट्स प्लेस? नो एनी। सो इट इज मेकिंग कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम ऑक्सीजन। ये 100% एनाएरोबिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, एंड एनाएरोबिक सिचुएशन इज हाईली लाइक्ड बाय द आर्किया. That is why these halophiles are living under the water of Dead Sea. ऐसा नहीं कि नमक पानी घोल दिए इसमें आर्किया आ गया, नॉट एट ऑल। उसमें भी ऑक्सीजन की गुंजाइश है, ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए। दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अब देखिए, गर्म पानी में ऑक्सीजन नहीं रहता, बताइए तो क्यों? बहुत कम मिलेगा, बहुत ही कम, और ठंडे पानी में बहुत। बताए क्यों? क्योंकि वाटर जब गर्म हो रहा है, बॉयल हो रहा है, तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट रहे हैं, इसीलिए वाटर वेपर बन के उड़ रहा है। तो जब खुद ही डिस्टेबलाइज है उसके भी, तो मेरा डिस्कशन बेकार है। तो हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप कर रहे हैं, तो आप ही पढ़ाइए, हम बैठ जाएं श्रोता बन के। लेक्चर के बीच में आप कैसे हिम्मत करते हैं दूसरी बात बोलने का? तो क्यों बोल रहे हैं इस समय? मेरा क्लास खत्म होगा उसके बाद बात कीजिएगा। इन बिटवीन कैसे बात कर लेते हैं? और आप क्यों नहीं रोकते हैं? ताली दोनों हाथ से बजती है ना, तो दूसरा सुनना नहीं चाहेगा तो पहले जबरदस्ती बुलाएगा, तो आपकी भी गलती है। आप ऑब्स्ट्रक्ट कीजिए। छोटा सा चीज लंबा हो जाता है ना इस वजह से। पार्ट ऑफ डिस्कशन में कुछ अलग ही चीज आप लोग बोलने लगते हैं। सो इसके बीच में चूंकि ऑक्सीजन के स्पेस नहीं रहते, इसलिए कंप्लीटली एनाएरोबिक कंडीशन होता है। दैट इज व्हाई हैलोफाइल्स लिव रिसाइड इन द डेड सी। दे अब ये एनर्जी कहां से ऑब्टेन करेगा? तो दे ब्रेक salts to release chemical energy to synthesis ATP for their life. पॉज कीजिए।